दोस्तों आज है 12 फरवरी। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो काफी शानदार उम्दा रहने वाला है। बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। एक आर्टिकल तो इतना बेहतरीन है कि आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे कि आज के डेट में साइबर थ्रेट को लेकर वर्ल्ड जो है वो कहां पर खड़ा हुआ है। बहुत शानदार तरीके से एम के नारायण साहब के द्वारा वो आर्टिकल लिखा गया है। उसी के साथ में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि मैं आप लोगों से बात करूंगा। क्वाड की मीटिंग हुई है, उसके बारे में हम लोग कई सारी बातें जानेंगे। और आज सैटरडे है तो आप लोगों को पता है सैटरडे को आप लोगों को एसए देता हूं, तो आज आप लोगों का एसए का भी टाइम रहेगा। तो एसए भी जरूर लिखेगा। वीक में अगर एक एसए आप लोग लिख लेते हैं तो सही डायरेक्शन में आप लोगों की स्टडी चलती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो हमेशा कोशिश करो कि जिंदगी में अपने आप को एक ऐसे पैटर्न में रखो ताकि आप लोग अपने टारगेट के जल्दी से जल्दी अचीव कर सको और उसके पास में पहुंच सको। ठीक है। और मॉर्निंग में उठते ही पूरे दिन को शेड्यूल किया करो और फिर इवनिंग तक देखा करो कितना आप लोगों ने अचीव किया है। अपने आप को मार्क्स दिया करो, या तो 10 में से आप लोग मार्क्स दे सकते हैं या फिर 100 में से आप लोग परसेंटेज दे सकते हैं कि 10% अचीव किया है, 20% अचीव किया है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। एक और बात, अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं अपनी जो नहीं मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना और अपने माइंड को थोड़ा सा और ज्यादा चीजें याद रखे, तो इसके लिए एक छोटा सा काम आप लोग कर सकते हैं। जैसे आज का लेक्चर आप लोगों ने खोला तो आज का लेक्चर ओपन करने से पहले कल के लेक्चर को एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लो आप लोग। इससे क्या होगा, लंबे समय तक आप लोग चीजें याद रख पाओगे। और जैसे ही आज का लेक्चर बंद करो तो बंद करने के बाद में एक बार थोड़ा रिकॉल करो आंखें बंद कर कि क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है। ये दो चीजें अगर जिंदगी में आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर ली ना, बहुत सारी चीजें जो है आप लोग को याद रहना स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग भूलोगे नहीं, लंबे समय तक चीजें जो है वो आप लोग चीजों को समझ पाओगे। तो ये कुछ बातें हैं। ठीक है। तो डिस्कशन काफी शानदार रहेगा, इसके बारे में बात करूंगा। पर सबसे पहले देखिए, जिंदगी में ना मजबूरी इंसान को बहुत ज्यादा ही एक तरीके से नहीं कहते कि इंसान की कितना ज्यादा एक तरीके से सोचने पे कैसी कैसी चीजें वो हो जाता है मजबूर, जब यहाँ पर कोई मजबूरी जिंदगी में आती है। और मजबूरी भी ऐसी जिसका सोल्यूशन न दिखे इंसान को। यहाँ पर जो पिक्चर आप लोगों को दिख रही है, ये एक सैनिक थे 1976 में, इनके द्वारा सेना छोड़ दी गई थी। क्यों? क्योंकि 1971 की वॉर में यहाँ पर इनको बेसिकली कुछ इंजरी हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पर ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। पर दिक्कत यहाँ पर ये थी, घर पे आने के बाद में अगर बात करें, इनकी जो बेटी थी वो मेंटली अनस्टेबल थी, यानी कि जो माइंड के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो ज्यादा नहीं चीजों को समझना, एक तरीके से कुछ बच्चे हो जाते हैं कई बार से। और जो वाइफ थी वो बेसिकली एक तरीके से बेड पर जा चुकी थी, यानी कि कहने का मतलब वो भी कुछ करने के काबिल नहीं बची थी। और इनकी भी बॉडी ऐसी नहीं थी कंप्लीट, पैरों में इनकी भी दिक्कत हो गई थी, मैंने बोला ना अभी 1971 की वॉर में। तो उसकी वजह से इनकी लाइफ जो है बिल्कुल ऐसी हो गई कि पहले तो अपना एक दुकान चलाना स्टार्ट कर दी इन्होंने, वहां पर जाकर काम करा, काम करने के बाद में फिर अपना घर आए, घर आकर फिर सारे काम करे, घर पे जो खाना वाना बनाना और वो सब चीज देखना, बेटी का और बहू का भी ध्यान रखना, सारी चीजें मतलब करना एक तरीके से। तो ये सारी कंडीशन ऐसी बन गई कि मतलब इंसान को एक फ्रस्ट्रेशन के जोन पर पहुंचा देती है ना। जब मान लीजिए अब क्या हुआ, आप लोगों ने देखा कोविड-19 आ गया, तो कोविड-19 में जो दुकान वगैरह चल रही थी वो भी चलनी लगभग बंद हो गई। तो सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई। तो इंसान इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ कि वाइफ को और बेटी को दोनों को गोली मार दी। पर लेकिन इंसान को जब देखे दोनों गोली मारने के बाद में आगे टारगेट ये था कि अपने आप को गोली मारनी है। पर लेकिन वही है कि अपने आप को गोली मारना आसान नहीं है, सुसाइड करना आसान नहीं होता है। इंसान बोल देते हैं कि सुसाइड कर लिया, पर लेकिन आसान टास्क नहीं है। तो इनकी हिम्मत नहीं हुई अपने आप को गोली मारने की। मतलब एक तरीके से उनकी डेथ के बाद गोली नहीं, सच चाकू से, मतलब उनको बेसिकली एक तरीके से चाकू यूज किया। ठीक है। तो फिर अपने आप को मारने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। तो इनके द्वारा अपनी जो दूसरी बेटी, शायद कोई या रिलेटिव, उनको फोन किया गया और फिर बोला गया कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है, और पुलिस जो है वो फिर इनको पकड़ कर ले गई। ठीक है। तो कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं कि इंसान जब जो है जो मजबूर हो जाता है चीजों के सामने, हालात के सामने, तो कैसी कैसी सिचुएशन निकल कर आती है। तो देखिए वो भी एक इस एज में बंदा इतनी सारी चीजें झेल रहा है, और एक तरीके से नहीं, आर्मी की एक लड़ाई लड़के आने वाला बंदा इस लेवल पर कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो सिचुएशन ऐसी होती है जो आम इंसान को पता नहीं कहां पर एक तरीके से ले जाकर रख देती हैं। आप लोग बोलोगे सर ये स्टोरी क्यों सुना रहे हो यार, इसका बेसिक पर्पज ये है कि हमेशा अपनी चीजों को थोड़ा सा अपग्रेड रखने की कोशिश करो। जिंदगी में हमेशा कहीं ना कोई ऐसी कंडीशन फंस सकती है जब आप लोगों को मतलब जिंदगी बहुत ज्यादा बदतर लगने लगे। ठीक है। तो अपने पास में हमेशा इतने रिसोर्सेज रखो कम से कम। जैसे कोविड-19 के टाइम पर कहानी खराब हो गई तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ जब चल रही होती है ना, हम लोग प्रॉब्लम को तो समझते नहीं है, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं। पर तब समझ में आती है चीजें जब कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। घर की प्रॉब्लम थी पर लेकिन ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तो फिर इंसान ऐसे डिसीजन लेता है नॉर्मली जब चारों तरफ से फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो हमेशा कोशिश करो कि इस तरीके की चीजों से अपने आप को साइड में रखो, अपने आप को कम से कम फाइनेंशियली स्टेबल रखो। उससे बहुत सारी चीजें जो है जिंदगी में आसान नजर आएंगी आप लोगों को, वरना अगर वो भी कंडीशन खराब हो गई तो फिर दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है। आई होप कि आप लोग बातों को समझोगे।
काफी शानदार तरीके से देखेंगे यहाँ पर एक आर्टिकल करके। ये आर्टिकल बहुत शानदार है, यहाँ पर साइबर थ्रेट के बारे में बात करेगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, आप लोगों का मजा आ जाएगा आर्टिकल को सुन के। यह आर्टिकल के बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा आप लोगों से। योगी साहब के द्वारा भी एक कमेंट किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा एक तरीके से कंट्री में बातें की जा रही हैं कि क्या मुद्दा कर दिया, इस तरीके से कैसे बोल दिया, समझेंगे इसके बारे में, आप लोग कई सारी चीजें यहां से समझ पाएंगे। ठीक है, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि आज की डेट में कोविड-19 का जो असर है उसको ध्यान में रखते हुए फिर भी बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि नॉर्मल चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने कि एजुकेशन के लिए अपने जो स्कूल्स वगैरह ओपन कर दिए, इसी के साथ में फ्लाइट वगैरह स्टार्ट कर दिए, वो सब चीजें। तो बोला जा रहा है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं अब ये एयरवेज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि फ्लाइट जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है। और हमारी कंट्री में भी बोल दिया है कि जो गवर्नमेंट ऑलरेडी फुल्ली वैक्सीनेट कर चुकी है पैसेंजर को, लगभग 82 कंट्री को मैंडेटरी एक तरीके से नहीं कि स्किप कर दिया है कि आप लोगों को क्वारंटीन में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्किप द मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड, जो कि 14 दिन का हुआ करता था ना, तो इसके चलते क्या होगा, थोड़ी नॉर्मल सी आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको ध्यान में रख के बातें की गई है। ठीक है, ये फिर से एक आर्टिकल यहाँ पर हिजाब के बारे में आया, तो यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में 2-4 बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। और आज है सैटरडे को यहाँ पर ग्राउंड जीरो आता है, तो किसी पर्टिकुलर लोकल न्यूज को पकड़कर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो एस्से का टॉपिक है, ये कुछ दिनों पहले मैंने कोटेशन के तौर पर आप लोगों को दिया था, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। 1000 से लेके 1200 शब्द में आप लोग इसको लिख सकते हैं। और देखिए, पूरे दिन में एक ऐसे कम से कम आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, पूरे वीक में। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो बोला गया लिटरेसी इज द ब्रिज फॉर मिजरी टू होप, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो साक्षरता है वो दुख से आशा तक का एक सेतु है। ये बात बोलेगी कोफी अन्नान साहब के द्वारा। नॉर्मली ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों से ऐसे देकर पूछेंगे, तो एजुकेशन किस तरीके से सोसाइटी को इंप्रूव कर सकती है, हर एक सेक्शन के बारे में आप लोग देख सकते हैं आज के डेट में। अगर एक वुमेन को अपने अधिकारों के बारे में पता है तो घर में कोई उसके साथ में कोई गलत नहीं करेगा। अगर एक इंसान को अपने फंडामेंटल राइट के बारे में पता है तो कोई भी उसके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई भी बोले उसके साथ में गलत नहीं करेगा। अपने अधिकार पता है, अपनी ड्यूटी इंसान को पता है, क्या क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है उनके बारे में आप लोगों को पता है, तो आप लोग कभी भी अपने आप को टेंशन में नहीं पाएंगे। और एजुकेशन अगर पास से लेकर अब तक अगर एजुकेशन को आप लोग समझोगे, सोसाइटी में किस तरीके से इंप्रूवमेंट करती हुई नजर आई है, और एक साइंटिफिक टेम्पर जो इंसान का जनरेट कर पाती है एजुकेशन, तो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इवन हमारी कंट्री में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। उसके पीछे रीजन क्या था, सीधा सीधा ये है कि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो आगे चल के एक सही डायरेक्शन में जाएंगे। जहां पर एजुकेशन होगी वहां पर काफी कम आप लोग को एक क्राइम वगैरह काफी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान जो है वो कोई ना कोई काम करेगा और बिजी रखेगा अपने आप को। तो ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं। एक वुमेन अगर पढ़ी लिखी होती है तो ये माना जाता है कि पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, अपने बच्चों का लालन पालन और बेहतर तरीके से कर सकती है, खासकर पढ़ाई के मामले में अगर मैं बात करूं तो। वैसे तो सभी बेसिकली बच्चे का लालन पालन अच्छे से करते हैं, पर लेकिन और ज्यादा अवेयर रहते हैं कि प्रेजेंट ट्रेंड कैसा चल रहा है, बच्चे को एजुकेशन कहां पर प्रोवाइड करानी है, तो एक हेल्प मिल जाती है अच्छे लेवल पर बच्चों को, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट आप लोग देखते हैं कि कंडीशन कैसे सुधर सकती है अगर एक पर्सन एजुकेटेड है तो अपने आप को किस लेवल पर ले जाकर बैठा देता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से चीजों को एक तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ना सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है कि साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करना है, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते आप लोग एक अच्छा सा एक एस्से लिख सकते हैं 1000 से 12 शब्दों में, तो आप लोग इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। हर एक एग्जाम में नॉर्मली ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे से ट्राई करोगे। अब क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप लोग को अटेम्प्ट करना है। यहां पर बात की जा रही है, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा यूनेस्को के बारे में। ठीक है, तो यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व जो डेजिग्नेशन होता है, ठीक है, तो उसके बारे में यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं। अभी यहां पर अगर बात करें तो कौन सा यहां पर है फर्स्ट हमारे देश में जिसको इंक्लूड किया गया था इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया था आप लोगों से पूरा टॉपिक। तो बात की जा रही है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, इसी के साथ में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसी के साथ में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अभी मैंने टॉपिक भी आप लोगों से डिस्कस किया था, काबिनी रिवर ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर किसकी, ठीक है, तो मैंने पूरा आप लोगों से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस की थी, उसके अंदर से होकर गुजरती है, तो किसकी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर, ये कावेरी रिवर की है या फिर पिन्नार रिवर की है, प्रियार रिवर की है और पंपा। इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर पिन्नार, प्रियार और पंपा, आप लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे एग्जाम में कि आप लोग एक तरीके से पता भी होगा ना एक बार को, तो फिर भी आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे यार ये क्या हो गया। तो इस तरीके चीजों को देखा करो ताकि एग्जाम में कंफर्टेबल फील करो। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। डीलिमिटेशन कमीशन में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और रेस्पेक्टिव स्टेट के जो इलेक्शन कमीशन होते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए में बोला गया 1, 2 एंड 3, बी में बोला गया 2, 3 एंड 4, सी में बोला गया 1, 3 एंड 4 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव।
तो सही आंसर क्या है, ABCFD, ये आप लोग को बताना है। तो ये टॉपिक मैं कई बार आप लोगों को कवर कर चुका हूं और एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका तो आंसर कम से कम आप लोग अच्छे से दोगे ही दोगे, क्योंकि कई बार इसको तो इसी वीडियो में भी कवर कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि कोई भी एक तरीके से आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन न रहे, कल को चलकर अगर क्वेश्चन बन जाता है तो, ठीक है। तो उस तरीके से लेके चलना है, ओके। तो यहां पर इसके बाद में न्यूज एनालिसिस और फिर पूरा प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा। पहले हम लोग बात करते हैं एडिटोरियल के बारे में। इसके एडिटोरियल के बारे में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, उनके द्वारा एक कमेंट किया गया कि वोट जो है एक तरीके से देखकर देना, वरना हमारा राज्य जो है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है, उनके द्वारा बोला गया कि वरना हमारा राज्य उत्तर प्रदेश क्या होगा, ये बंगाल, केरला या फिर कश्मीर जैसा बन जाएगा। तो इनके द्वारा जैसे ये स्टेटमेंट दी गई तो ये पूरे देश में काफी ज्यादा रोष फैला इसको लेकर और कई सारे लोगों के द्वारा कमेंट किए गए। तो राइटर जो है वो यहाँ पर एनालिसिस कर बता रहे हैं कि भाई साहब तुम बोल रहे हो कि बंगाल ये बन जाएगा, मतलब जिनके साथ में तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, उन राज्य के अंदर अगर तुम जाकर देखोगे तो उत्तर प्रदेश उन राज्य से बहुत सारी चीजों में पीछे पड़ा हुआ है आज की डेट में, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली गई। तो यहां पर खुद यहां पर अगर देखो केरला के जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में अगर बात करो, बेस्ट एजुकेशन है, हेल्थ सर्विस है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, स्टैंडर्ड है यहाँ पर लोगों की लाइफ का एक, अगर बात करो केरला जैसे जो स्टेट के बारे में, ठीक है। जो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में उमर अब्दुल्ला साहब के द्वारा बोला गया कि आज की डेट में कि लकी हो गई अगर तुम्हारा राज्य जो है हमारे राज्य जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर काफी कम पुअर्टी है, बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस देखने को मिलेंगे, क्राइम जो है जनरली एक काफी कम देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से यहाँ पर एक काफी बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली। तो क्या इस तरीके के कमेंट जो है वो खासकर इलेक्शन के टाइम पर यहाँ पर दिए जा सकते हैं? तो इसके चलते काफी सारी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है और ये काफी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई यहाँ पर एक अलग लेवल पर। बोला जा रहा है अगर बात करें आज के डेट में अनएम्प्लॉयमेंट जो है उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा है, ये आर्टिकल में बातें बोली गई। इसी के साथ में क्राइम रेट ज्यादा देखने को मिलेगा वहां पर, अगर देखें काफी लार्ज स्केल पर कस्टोडियल डेथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में मतलब जो हिंदुत्व वाले एजेंडे हैं वो काफी ज्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं। तो ऐसी कई सारी बातें यहाँ पर बोली है, तो वो सारी चीजें आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। पर लेकिन जो स्टेटमेंट यहाँ पर चल रही है, आप लोगों को कम से कम इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं जब किसी राज्य के बारे में बात करते हैं। और आप लोगों को याद होगा इसलिए पीडीएफ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ठीक है। इसी के साथ में मतलब एक तरीके से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, वो वाले इंडिकेटर आप लोगों को सारे पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं या फिर स्टेट पीसीएस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पर्टिकुलर राज्य के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को शेयर भी की थी, ठीक है। तो ये टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग एक ओवरव्यू रख सकते हैं, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, ठीक है। तो ये है कुछ बातें। और हाँ, ऐसे जरूर लिखेगा, जैसा मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, एक दूसरे का एस से आप लोग रिव्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पर एसएलवी पीडिया अगर आप लोग जाएंगे, स्टडी लवर वीर के नाम से यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जाकर अगर आंसर राइटिंग ग्रुप में जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रेगुलर यहाँ पर आंसर लिखते हैं। आप लोग देखो यहाँ पर रेगुलर बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन डेली देता हूं, इनमें पार्टिसिपेट करो अच्छे से। और देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कोशिश क्या करोगे, आधा पौना घंटा कम से कम 2, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद में मेंस आप लोगों को आगे लेकर चलेगा। अगर प्रीलिम्स क्लियर हो भी गया, आगे मेंस क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर क्या मतलब रह जाता है उस चीज का। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी लेकर चलो। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा आप लोग मेंस में जुड़े रहो, पर कोशिश करो कि 24 घंटे में से अगर आप लोग मान लीजिए 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा मेंस को, मुझे लगता है कि आप लोगों को 1 घंटे में कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। अभी कम से कम टाइम भी है आप लोगों के पास में, तो इतना आप लोग जरूर करिए अगर रियलिटी में एक सीरियस कैंडिडेट आप लोग हैं, वरना तो आप लोग फिर जैसा करेंगे कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पर सारी कोटेशन वगैरह मैं आप डाल देता हूँ, कल भी मैंने यहाँ पर सारी चीजें डाल दी थी, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना और एक आर्टिकल डेली डालता हूँ, उसको जरूर पढ़ लीजिए, इससे कॉम्प्रिहेंशन भी आप लोगों का काफी अच्छा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही उम्दा आर्टिकल लिखा गया यहाँ पर एम के नारायण साहब जी के द्वारा। ये बेसिकली अगर इनके बारे में थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को बता दूं पहले, तो एम के नारायण साहब जो है यहाँ पर ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी यहाँ पर एक तरीके से फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। इसी के साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, फॉर्मर गवर्नर वेस्ट बंगाल है। और आज की डेट में यहाँ पर एक कंपनी है जिसमें यहाँ पर यूके और यूएसए की एक ज्वाइंट वेंचर है, उसमें कनेक्टेड है, जिसका नाम है यहाँ पर सिक्योरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक इस तरीके से काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर समझते हैं कि मुद्दा क्या चल रहा है, तो उसके चलते आप लोग आर्टिकल को अच्छे से सुनिएगा, बहुत ही उम्दा आर्टिकल लिखा गया है। ये जीएस पेपर 3 में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कई सारी टर्मिनोलॉजी भी जानने को मिलेगी, ठीक है। तो डिटेल में बात करेंगे। साइबर थ्रेट जो है आज के में, साइबर थ्रेट का मतलब क्या है, आप लोग कंप्यूटर जो है मान लीजिए कोई उसको हैक कर ले, ठीक है, आप लोग की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा ले या फिर उनको सबको डिलीट कर दे, तो ऐसी, ये तो मैंने पर्सनल लेवल पर बता दी, पर लेकिन अगर देश के सिस्टम पर ऐसा अटैक करें, जैसे कुछ दिनों पहले आप लोगों ने महाराष्ट्र में सुना था कि काफी बड़ा अटैक हो गया,
तो इस तरीके की कंडीशन काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये साइबर थ्रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और टेररिज्म के साथ में इन्होंने इनके कंपेयर किया कि टेररिज्म से कम नहीं है, उससे भी ज्यादा खतरनाक आप लोग इनको देख सकते हैं जिस तरीके से आज के डेट में यहाँ पर ये यूज किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर बात किया गया ईरान का, जो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल जो एक तरीके जो कैपेबिलिटी थी उस पर अटैक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको बोला गया था यहाँ पर स्नेक्स वोम, ठीक है, 2010 में। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि एक तरीके से कंट्री का जो एक न्यूक्लियर सिस्टम है उसको बर्बाद करने की कोशिश की गई। इसी के साथ में यहाँ पर सऊदी अरेबिया का जो अरमिको ऑयल कंपनी है उसके ऊपर अटैक हुआ 2012 में, जो काफी बड़ा अटैक माना गया। इसी के साथ में ईरान के अंदर फिर से कई यहाँ पर अटैक देखने को मिले, जिसकी वजह से 30,000 के करीब कंप्यूटर जो है उनको बर्बाद कर दिया गया। हालांकि ईरान के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है तो वो ब्लेम सीधा है तो यूएसए को करता है और मैक्सिमम इजराइल को बेसिकली ब्लेम करता हुआ नजर आता है। पर लेकिन ब्लेम किसी को भी कर लो, इंडिया के अंदर दुनिया भर के अटैक हुए तो चाइनीज कुछ अटैकर को यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से ठहराया गया कि इनके द्वारा ये हरकतें की गई है। ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला ईरान के अंदर यहाँ पर एक तरीके से ऐसे टारगेट किया गया यहाँ पर जो यहाँ पर बेसिकली कतारी नेचुरल गैस जो कंपनी है उसका। तो कई सारे ऐसे देखने को मिले यहाँ पर जो कि अलग अलग तरीके से। तो यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी है उसके द्वारा बोला गया है ये साइबर पर्ल हार्बर एक तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ये टर्म जो है इसके ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा सा जब मैंने सर्च किया इसके बारे में तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने इसके बारे में पढ़ा, थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूं। कल को कई बार ऐसे टर्म्स आप लोगों से देकर पूछ लेंगे कि साइबर पर्ल हार्बर क्या है। यहाँ पर पर्ल हार्बर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर यहाँ पर पर्ल हार्बर जो अटैक किया गया था जापान के द्वारा, जिसकी वजह से यूएसए जो है ये वॉर में इंक्लूड हो गया था और फिर हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए गए जिसकी वजह से जापान की कमर टूटी थी। जापान ने बहुत अतकी मचाई थी उस टाइम पर जिसकी कुछ हद नहीं है। तो वो सारी बातें आप लोगों को पता है, हिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ी है, तो एक हल्का सा ओवरव्यू हो गया। उसी के नाम पर साइबर पर्ल हार्बर नाम दिया गया है कि पॉलिटिशियन, मिलिट्री ऑफिशियल, बिजनेस लीडर, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर अगर बात करें हैव स्पेंड द पास्ट 3 डिकेड, एक तरीके से यहाँ पर जो साइबर पर्ल हार्बर एक तरीके से अगर इसको देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पर डिजास्टर हैक आप लोग बोल सकते हैं जो कि किसी भी कंट्री को बर्बाद कर सकते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री में पावर प्लांट को बिल्कुल बंद कर दिया, पानी में एक तरीके से कुछ ऐसा सिस्टम किया कि पानी में उसकी वजह से जहर मिल जाए, किसी पर्टिकुलर कंट्री में कोई भी ऐसा साइबर थ्रेट कर देना, नहीं एक तरीके से कि मान लीजिए आज के डेट में डैम है, ठीक है, डैम को कंप्यूटर की वजह से मैनेज किया जा रहा है और एक डैम को हम लोग बंद कर रखें ताकि डैम का पानी जितना जरूरी है उतना निकल सके, यानी कि बांध का पानी। अब मान लीजिए किसी ने कंप्यूटर को हैक कर लिया और वो बांध के गेट खोल दिए वहां से, तो क्या होगा, ये पूरे एरिया में बाढ़ आ जाएगी, एक तरीके से त्रासदी आ जाएगी, कई गांव के गांव बह जाएंगे और लोग सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से साइबर थ्रेट हो गया। ना तो अपनी आर्मी भेजी, ना ही कोई अपना एक तरीके से कोई यहाँ पर वेपन खराब करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर से ऑपरेट हो रही है सारी चीजें। तो क्या करा, कंप्यूटर को हैक किया और यहाँ पर ऐसी हरकतें कर दी। तो ऐसी हरकतें अगर कल को चलकर कोई होती हैं तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और 1991 से लेकर 2015 तक का यहाँ पर कई बार मेंशन किया गया यहाँ पर साइबर पर्ल हार्बर। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी कल को जाकर कितनी खतरनाक हो सकती है। बिना कंट्री की बाउंड्री में एंट्री किए हुए बेसिकली फिजिकली आप लोग उस कंट्री को घुटनों पर ला सकते हो, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है। आज की डेट में अगर ये एक तरीके से थ्रेट को आप लोग देखोगे तो ये बढ़ती हुई जा रही है, घटी नहीं है यहाँ पर ये। और ये आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे कोई अगर देखिए जो रेस्पॉन्स है ना वर्ल्ड का, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिला। 2020 और 21 में भी अगर बात करें एक्सट्रीमली डिफिकल्ट रहा यहाँ पर साइबर अटैक की, दुनिया भर के साइबर अटैक देखने को मिले, पर लेकिन हम लोग उसको डील करने के लिए एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ में 2021 में अगर बात करें साइबर अटैक जो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिले कई जगह सोलर विंड, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कोलोनियल पाइपलाइन इन यूएसए में यहाँ पर एक पाइपलाइन के ऊपर यहाँ पर अटैक देखने को मिला, ये यहाँ पर मई 7, 2021 में, ठीक है। तो ये जो पाइपलाइन है ये काफी बड़े एरिया को सर्व करती है यहाँ पर यूएसए के अंदर में, बेसिकली गैस वगैरह प्रोवाइड कराती है। अब सोचो यहाँ पर उस पर अटैक कर यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें ओपन कर दी जाए या फिर उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं जिससे कि लोगों को बर्बाद किया जा सकता है। तो राइटर बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये द टिप ऑफ आइसबर्ग है। आइसबर्ग आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, वो एक आइसबर्ग से आकर टकराती है। तो उसमें क्या रहता है कि एक छोटी सी चोंच बर्फ के ऊपर निकली होती है और ये लगता है छोटा सा ही तो पहाड़ है बर्फ का, पर लेकिन वो जितना ऊपर रहता है ये माना जाता है कि ये 1/10 या फिर 11th ये ऊपर रहता है ओनली, बाकी का पूरा पोर्शन जो है वो आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा। तो ये सिचुएशन जब यहाँ पर सामने निकल कर आती है कि जो दिख रहा है वो बहुत कम है, इससे भी ज्यादा दुनिया भर के साइबर अटैक आज के में दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और हमारी कंट्री की अगर आप लोगों से कोई बात करे जीडीपी कितनी है, तो लगभग 3 ट्रिलियन हमारी कंट्री की जीडीपी है। एक ऐसी कंट्री जो कि दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है
और उसकी जीडीपी के बराबर यहाँ पर लगभग आज के डेट में साइबर थ्रेट हो रही है यहाँ पर, और इसकी वजह से इतना नुकसान आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो डैमेज जो है वो काफी ज्यादा है। इवन यहाँ पर बात करें तो जो एक तरीके से जो इलीगल ड्रग का कॉम्बिनेशन अगर आप बोलो, इससे प्रॉफिट जितना निकल के आता है उससे ज्यादा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चीजें बर्बाद हो रही हैं। ये तो कंपेयर करने के लिए लाइन लिख दी गई, इग्नोर कर सकते हो। पर हाँ, बात यहाँ पर यह है कि आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी जो है उसको हल्के में आप लोग नहीं ले सकते, और वनरेबल सेक्टर जो हो चुके हैं आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली कंप्यूटर को किस तरीके से हैक कर लिया जाता है, कई बार यहाँ पर आप लोग कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे, ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कई तरीके से यहाँ पर इनको नाम दिया जाता है, टाइप ऑफ साइबर अटैक, जैसे मालवेयर बोल दिया, फिशिंग बोल दिया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक होता है डिनायल ऑफ द सर्विस अटैक, कि आप लोग उसको यूज ही नहीं कर पाओगे, शट डाउन हो जाएगी आप लोगों की मशीन, आप लोगों के सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी इस तरीके से यहाँ पर गायब हो गए। कई बार रैंसम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक तरीके से रैंसमवेयर, फिरौती मांग ली जाती है कि कंप्यूटर चाहिए तो इतने पैसे ट्रांसफर कर देना। कई सारे यूट्यूबर के अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं और फिर बोलते हैं अगर अकाउंट चाहिए तो इतने पैसे ट्रांसफर कर देना। इसी के साथ में फिशिंग मतलब एक तरीके से पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल लेना। तो कई सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये आज की डेट में तो नॉर्मल बताया मैंने, कंट्री में अगर अटैक किया जाए साइबर अटैक तो बर्बाद कर सकता है। आज की डेट में जो डैमेज यहाँ पर कोविड-19 से देखने को मिल रहा है, ठीक है, या फिर नेचुरल डिजास्टर से देखने को मिल रहा है, तो ये भी उसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर इसी लेवल पर आप लोगों को साइबर अटैक जो है उसको सीरियस आप लोगों को लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्मॉल और मीडियम बिजनेस है जो कि आज के डेट में इसकी ताक पर बैठे हुए हैं साइबर अटैक की। और आज की डेट में जब से कोविड-19 आया तब से तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। हेल्थ की बात करो, एजुकेशन की बात करो, बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीजें चल रही है, कम्युनिकेशन गवर्नमेंट के बीच में चल रहे हैं, कोई भी चीज ले लो आज के डेट में सारी चीजें ऑनलाइन बैठी हुई हैं। सोचो किसी कंट्री को अगर बर्बाद करना हो तो आज के डेट में तुमको उसमें एंट्री करने की ही जरूरत नहीं है, बस इसको कंट्रोल कर लो आप लोग, सारी चीजों को वहां पर बर्बाद कर दोगे जरा सी देर में, मिनटों में पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आज के डेट में खुद ही देख लो यहाँ पर अब लोग सारी चीजें फोन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हैं, खाना मंगा रहे हैं तो फोन से मंगा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें सारी फोन में आप लोग की पड़ी है, सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं भी है तो सारे डॉक्यूमेंट्स फोन में लिए घूम रहे हैं। तो क्या होता है इससे, जरा सी देर में कोई भी अगर फोन बर्बाद कर दे तो इंसान को ये लगता है उसकी जिंदगी को हैक कर लिया, क्योंकि सारी चीजें फोन में पड़ी हैं, पर्सनल नॉन पर्सनल सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही अगर बात करें किसी कंट्री के कंप्यूटर को अगर हैक किया जाए, यहां पर उसकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, सोचो जैसे मान लीजिए इसरो है हमारे देश में, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है, ठीक है, और वहां पर इसरो का कंप्यूटर हैक कर लिया जाए और उस प्रोजेक्ट को उल्टी सीधी डायरेक्शन दे दी जाए तो कैसा रहेगा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि कितना लाखों करोड़ों का नुकसान होगा, और कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। तो इसके चलते यहाँ पर आज की डेट में कोई एक पर्टिकुलर कंट्री, कोई एक पर्टिकुलर लोग, कोई एक पर्टिकुलर एक तरीके से एरिया यहां पर ये नहीं देख सकता कि इसको सॉल्यूशन निकाल सकता है। अब यहां पर ये बहुत ही बड़ी एक चीज हो चुकी है जहां पर मिलकर सबको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों को काफी ज्यादा कॉस्ट इसकी फेस करनी पड़ सकती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी आप लोगों को बनानी पड़ेगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव आप लोगों को चीजों को समझना पड़ेगा यहाँ पर कितना ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है, कितना विनाशकारी हो सकता है वास्तविकता में, ये ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। जितना इग्नोर अब तक किया जा रहा है आगे भी अगर इग्नोर करते रहे तो ये सही नहीं होगा। तो इसी के चलते बोला गया कि यहाँ पर आज के डेट में जिससे डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात करें, हमारी कंट्री में तो डेटा प्रोटेक्शन का कानून तक नहीं है आज के डेट में, अगर आप लोगों से बात करूं मैं, ठीक है, तो इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर अगर बात करें तो काफी इंटेंसिटी इन चीजों की बढ़ रही है। तो क्या यहाँ पर आप लोगों को चीजों को लेकर चलना चाहिए, छोटी छोटा सा टाइम रहता है यार, 10 सेकंड में कहानी खत्म हो जाती है जब यहाँ पर अटैक होता है सिस्टम के ऊपर में, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी कंपनी तो घुटने टेक रही है इनके सामने, उनके डेटा खत्म हो जाते हैं सारे के सारे। तो ये ह्यूज सिक्योरिटी इंपैक्ट डाल सकता है आज के डेट में, अगर आप लोग बात करें उन लोगों के लिए जो वर्क फ्रॉम होम आज के डेट में चल रहे हैं, सारी चीजें समझ रहे हैं। आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट भी लोगों ने घर से करना स्टार्ट कर दिया है। इस चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या सिचुएशन आगे देख सकते हैं आप लोग, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर पर्टिकुलर अगर आंसर के बारे में बात करें तो देखिए जिस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना तो उसका सॉल्यूशन होता है, पर लेकिन सॉल्यूशन कई बार थोड़ा सा ओपन माइंड कर चलना पड़ेगा, लार्ज स्केल पर सोचना पड़ेगा। तो एक तरीके से यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है, इंटरनेशनल नॉर्म्स आप लोगों को बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई एक इंसान काम नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी जो भी यहाँ पर चीजें हैं जैसे कि SASE बोला गया, सिक्योर एक्सेस सर्विस एज होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में CASB यहाँ पर बोला गया, क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर। इसी के साथ में SWG तो सिक्योर वेब गेटवे। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें यहाँ पर इनके द्वारा बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी चीजें ऐसी थ्रेट होती हैं और कई से बचने के तरीके आप लोग देखते हैं। टेक्निकल शब्द है, रटने की जरूरत नहीं है, पर हाँ कई सारी ऐसी चीजें जिनमें मिलकर आप लोग काम कर सकते हैं, जिसके बेस पर आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क, ठीक है। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं। देखिए नॉर्मली अगर आज से आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को पता तो है नहीं कि बेसिकली एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जामिनर के माइंड में क्या है, पर आप लोगों के सामने सिलेबस है ना, आप लोगों के सामने पुराने क्वेश्चन पेपर है ना, उसके बेस पर आप लोग अपने आप को तैयार तो कर सकते हैं कि हाँ यार ऐसे ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, यही आप लोग काम करते हैं। तो यही चीजें यहाँ पर देश के लिए कह सकती है, पहले जो थ्रेट आ चुकी है ऑलरेडी
और किस तरीके से यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग एरिया में थ्रेट देखने को मिल रही है, उसके बेस पर हम लोग भी अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेकर चल सकते हैं, पर लेकिन क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ना, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कहां पर कौन कौन से अटैक हो रहे हैं, तो ये चीजें यहाँ पर इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर आप लोग को ये टेक्निकल साइड से अगर बात करें, इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक डेटा स्ट्रक्चर को तैयार करिए, प्रायोरिटी दीजिए चीजों को, उसके साथ में मान लीजिए जैसे आज के डेट में क्या करते हैं, फोन के अंदर सारा डेटा पड़ा होता है, पर पता चला कल वो फोन जो है वो ठप पड़ गया, फोन जो है सारा उसका डेटा उड़ गया, तो मैक्सिमम लोग जो है क्या करते हैं, उसका बैकअप लेकर रखते हैं, ठीक है, कि अच्छा बैकअप ले लेते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बैकअप लेकर रखते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को लगता है फोन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है तो बैकअप ले लेते हैं, ठीक है। मेरे पास भी अगर मैं आप लोगों को बात करूं, मैंने भी कभी इसी आर्टिकल पढ़ते पढ़ते सोचा, मैंने कहा वाह यार, बड़ी मतलब नॉर्मली बैकअप लेके नहीं रखते हैं लोग, ठीक है, मैंने भी नहीं ले रखा है, कल को चला फोन उड़ गया, हालांकि उसमें ज्यादा नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं, कुछ मतलब वही पढ़ाई की इस पीडीएफ वगैरह वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी, पर लेकिन फिर भी अगर चाहे तो उसका बैकअप लेकर रखा जा सकता है, कल को अगर रिक्वायरमेंट हो। तो ये बातें बोली जा रही है, कल को अगर कुछ उसमें हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट मार के साइड में कर दो चीजों को, तो वो वाली चीजें हैं। पर लेकिन नॉर्मली लोग जो है बैकअप लेकर नहीं रखते हैं। लेक्चर का बैकअप जैसे बात करूं, मैंने आप लोगों से एक बार बातें भी शेयर की थी, ठीक है, कई बार क्या होता है लैपटॉप में हो गई थी दिक्कत, इसकी वजह से कई सारी पीडीएफ उड़ गई थी, पॉलिटी वगैरह की, बोले थे ना मैंने सारी चीजें आप लोगों को। तो ये क्या इशू थे, ये इशू आप लोगों को देखने को कई बार मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सारी चीजें फेल हो जाती हैं। तो प्लानिंग करनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए। कल को नेटवर्क अगर फेल हो जाता है तो उसको कैसे लेकर चलना है आप लोगों को, तो यानी कि यहाँ पर आप लोगों के पास में ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए। कल को इलेक्ट्रिक ग्रिड, बैंक या फिर कुछ और चीजें यहाँ पर इस तरीके से कंट्रोल कर लिए, तो कैसे आप लोग अपने सिस्टम को कंटिन्यू रखोगे ताकि दिक्कतें देखने को न मिले। तो हमेशा आप लोगों के पास में सेकंड वे होना चाहिए निकलने का, ऐसा नहीं कि बस उसी के ऊपर पड़े हुए हैं। तो फेलियर अगर हो जाता है किसी भी तरीके से, टेक्निकल और ह्यूमन लेवल पर, कई बार ऐसे मैंने बोला ना अभी डैम के बारे में मैंने बात की आप लोगों से, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इस तरीके से अगर दिक्कतें आप लोग चाहते हैं सुधारना, तो इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं, अगर कल को आप लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन सारी चीजें कर लो, एजुकेशन ऑनलाइन ले लो, बैंकिंग ऑनलाइन ले लो, ठीक है, अभी हम लोग डिजिटल करेंसी की भी बात कर रहे हैं, तो सोचो अगर ये सारी चीजें सिक्योर नहीं है तो क्या देश की हालत हो सकती है। तो इससे थ्रेट आ सकता है काफी बड़ा एक सोसाइटी को। आप लोगों ने देखा होगा यूएसए के अंदर इलेक्शन को तक यहाँ पर ये बोला गया था कि ऑनलाइन जो है इलेक्शन को इंपैक्ट डाला गया, तो सारी बातें आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और अभी आप लोगों से मैंने पेगासस वायरस के बारे में बात की थी, ठीक है, ये पेगासस स्पाईवेयर किसका था यहाँ पर आप लोगों को पता है ना, ये एनएसओ ग्रुप है, बेसिकली इजरायली कंपनी, जिसके द्वारा यहाँ पर ये अभी काफी ज्यादा न्यूज में आ गया और हमारी कंट्री के लिए भी कंफर्म किया गया, खरीदा गया, तो गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया ये बोला गया यहाँ पर। तो उसके चलते भी काफी सारे इश्यूज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि हमारे देश में कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, जी हाँ, कई सारे सोल्यूशन आप लोग को देखने को मिलेंगे। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो राइटर ने नहीं मेंशन किया, अब मैं आप लोग को चीजें बता रहा हूं यहाँ पर। जैसे साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव है 2018 में लाया, तो आंसर राइटिंग में अगर आप लोग आए तो फिर इनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी कंट्री में एम ये था कि जो भी यहाँ पर साइबर क्राइम है उसके लिए जो भी चीजें उसको रोका जा सके, तो इसके चलते चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पर आया और आईटी स्टाफ भी यहाँ पर अक्रॉस द डिपार्टमेंट यहाँ पर चीज देखने को मिली। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया 2017 में, ताकि कल को कोई दिक्कत होती है तो उसको सुधारा जा सके। साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया 2017 में, जिसके चलते इंटरनेट यूजर के चलते यहाँ पर चीजों को सुधारा जा सके, कोई वायरस मेलवेयर आता है तो उसको टैकल करने के लिए। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C यहाँ पर निकाल कर लेकर आया। नेशनल साइबर जो क्राइम रिपोर्ट पोर्टल यहाँ पर निकल कर आया। कंप्यूटर इमरजेंसी टीम जिसको CERTN बोलते हैं, ये आया निकल कर। और हमारी कंट्री में अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है और इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा 2019 का यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये आप लोगों के सामने निकल कर आता है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग की क्या राय है आप लोग बताइएगा। ये पूरा आर्टिकल डिस्कस कर दिया, अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को देते तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। डेटा आप लोग के सामने सारा है जिसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। देख कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो माइंड में जितना ज्यादा चीजों को क्लियर रखकर आप लोग चलेंगे उतने ही लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद भी रख पाएंगे, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीजें यहाँ पर। इसके साथ में तो आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर ये बेसिकली हिसाब के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कई बार कई सारे आर्टिकल जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर कई बार आर्टिकल रिपीट होता है, बहुत ज्यादा वीडियो भी फालतू में लेंदी हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली मुझे जो लग रहा है वो ये है कि जो भी आर्टिकल ऐसा होगा जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो में अपलोड कर दिया करूंगा, ताकि जो रेगुलर बच्चे देख रहे हैं उनका भी टाइम वेस्ट ना हो और जो कोई नया बच्चा देख रहा है उसको भी ये ना लगे कि टॉपिक कवर नहीं हुआ है, क्योंकि उसको क्या करूंगा वो टॉपिक की वो वीडियो हम लोग उसको बेसिकली दे दिया करेंगे ताकि वो उस वीडियो को देख सके प्रॉपर वे में। इससे क्या होगा, इससे जो इफेक्टिव टाइम है वीडियो का वो इफेक्टिवली हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे और फालतू में चीजों को बहुत ज्यादा रिपीट करने से रेगुलरली आप लोग की जो बेसिकली
कई सारे बच्चे रेगुलर देख रहे हैं तो उनको भी दिक्कत होने लगती है फिर, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, आप लोगों के पास में टॉपिक भी होगा, कल को मल को आप लोगों को सर्च करना है कि हाँ यार ये टॉपिक क्या था, इसके बारे में भूल गए, रिवीजन भी करना है, तो वो आप लोगों को प्रॉपर एक वीडियो मिल जाया करेगी जिससे आप लोग रिवीजन कर लिया करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इस वीडियो के साथ भी किया, खासकर यहाँ पर हिजाब के बारे में एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कंट्रोवर्सी कंटिन्यूअसली अभी चलने वाली है, तो रेगुलरली उसको वीडियो के अंदर रिपीट करना और वीडियो की लेंथ बढ़ाना उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसके चलते थोड़ा सा ये रहेगा कि अलग से आप लोग उसको आर्टिकल को कवर कर लेना, ठीक है। पर थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक ओवरव्यू, बाकी ये वीडियो है पूरी सर्च कर लेना कि हिजाब बाय वीर, आप लोगों के सामने वीडियो आ जाएगी, या फिर इस वीडियो के नीचे भी उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जिसको पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता है। 20 मिनट की वीडियो है, सोचो अगर ये वीडियो बेसिकली 40 मिनट की बन रही है, ठीक है, वो 20 मिनट की वीडियो अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो सीधी सीधी आप लोगों की जो वीडियो है वो 50 से 60 मिनट की हो जाएगी। तो फालतू में 20 मिनट उन लोगों के बर्बाद हो गए जो ऑलरेडी 2-3 बार वो टॉपिक को सुन चुके हैं। तो अलग से वीडियो हो जाया करेगी, तो जिसको सुनना है तो सर्च कर भी सुन सकता है और आगे के लिए भी अवेलेबल रहेगी। तो इस तरीके से मुझे लगा ये एक बेटर तरीका है अच्छी एक इफेक्टिव स्टडी करने का, ठीक है। तो चीजों को अलग से डाल दिया करेंगे ताकि लेक्चर जो है वो रेगुलर जो आप लोग का आता है वो इफेक्टिव बना रहे, उसमें ये ना लगे कि यार आज कुछ नया सीखने को नहीं मिला, कि पुरानी ही चीजें रिपीट हो गई। तो वो वाली चीजें, क्योंकि एक बच्चे के द्वारा काफी लंबा मेल लिखा गया, तो उसके चलते मुझे लगा कि यार मैंने कहा चलो इसको सही करते हैं, ठीक है। कोई नहीं, टेंशन मत लेना, आगे से चीजें जो है वो और प्रोडक्टिव आप लोगों को नजर आएगी। और सजेशन मैंने मांगे थे, बहुत सारे बच्चों के द्वारा सजेशन दिए गए, उससे आप लोगों को और सारी चीजें अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बात है, तो ये है यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोग के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगी। तो लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा जिसको आप लोग जाकर देखना, काफी डिटेल में मैंने कवर किया है, ओके। तो इसको आप लोग समझिएगा, और इसमें यहाँ पर मैंने सारी पीपीटी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, जिसके इसको पीपीटी चाहिए पीपीटी ऐड कर दिया करूंगा मैं, ठीक है, पीपीटी ऐड कर दिया करूंगा और लेक्चर वो देख लिया करना आप लोग, तो इससे चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है, और प्रोडक्टिव भी रहेंगे और जल्दी आप लोग की चीजें निपट जाएंगी, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को बतानी थी, तो उसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। तो वो है लगभग 20 मिनट की वीडियो है, तो यहाँ पे फिर ये वीडियो हुई है कि फिर वो 1 घंटे से ऊपर हो जाएगी, तो मैं सोचा थोड़ा सा प्रोडक्टिव करते हैं काम, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पर न्यूज एनालिसिस के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, क्या क्या बातें की जा रही है एक एक कर यहाँ पर देखते हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले तो यही है जो कंट्रोवर्सी, जो ये वीडियो मैंने आप लोगों को बताई, तो हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में आप लोग जाकर देखेगा, सारी चीजें आप लोग के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। पर याद रखिएगा पार्ट 3 में जब आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर, तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आप लोगों को रिलीजन के बारे में बातें की जा रही है। तो पॉलिटी में जाकर आज ये वाला लेक्चर जरूर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, रिलीजन के बारे में, राइट टू रिलीजन, ठीक है। पूरा एक चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जब आप लोग जाएंगे, उसमें डिटेल में मैंने सारी बातें आप लोगों के सामने क्लियर कर रखी है, ठीक है। पॉलिटी का जो भी देखिए कोई न्यूज में रहा करे ना, उसको जाकर रिवाइज कर ले कीजिए, तो लंबे समय तक याद रखोगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर बात की जा रही है क्वाड के बारे में। क्वाड एक पर्टिकुलर ग्रुप है, यहाँ पर अगर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के द्वारा मिलकर यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन हो गया, इसके लिए क्वाड ग्रुप बनाया गया, जो कि कई बार न्यूज में यहाँ पर रहता है। तो क्वाड ग्रुप के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नॉर्मली बोलते हैं। ये यहाँ पर जिसमें यहाँ पर 4 कंट्री साथ में मिलकर आई, फ्री ओपन प्रॉपर वे में इंडो पैसिफिक रीजन को यूज किया जा सके। कॉन्सेप्ट बोले किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखेगा ये यहाँ पर शिंजो एबे, जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर थे 2007 में, उनके द्वारा ये आइडिया दिया गया था। बहुत ही बेहतरीन पर्सन थे, इंडिया के बहुत ही एक तरीके से फेवर की कैटेगरी के इंसान थे, काफी अच्छे लेवल पर इंडिया का और जापान के रिलेशन एक हाई लेवल पर पहुंचे जब ये प्राइम मिनिस्टर थे। अब फिलहाल जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है बताइए जरा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि खासकर क्वाड कंट्री है। तो यहाँ पर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है, हालांकि वो पहले यहाँ पर इसका पार्ट नहीं बनना चाह रहा था क्वाड का, चाइना के प्रेशर में आकर, पर फिर आगे चलकर ऐसा नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट बन गया। 2012 में शिंजो एबे जो है उनके द्वारा बात की गई कॉन्सेप्ट को कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी एक डायमंड के तरीके से चीजों को लेकर चलना है आगे, इसमें इनके द्वारा कई सारी बातें बोली गई। और फिर 2017 में यहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, जापान ने मिलकर यहाँ पर बेसिकली क्वाड बनाया, जिससे मिलकर काम करेंगे। हालांकि चाइना ने ये बोला कि ये मुझे टैकल करने के लिए बना रखा है, पर लेकिन इनके द्वारा बोला कि हम लोग एक अलग लेवल पर काम करेंगे, जैसे कि इकोनॉमी के ऊपर काम किया जाए, साइबर स्पेस के ऊपर काम किया जाए, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इसी के साथ में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो इनके ऊपर काम करने की बात इनके द्वारा की गई। तो क्वाड जो ग्रुप है उसका बेसिक पर्पज ये, क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है, यानी कि 4 भुजाएं आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ी होगी, ठीक है, चतुर्भुज आप लोग बोल देते हैं जिसको हिंदी में, तो वो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये समिट अभी यहाँ पर इसकी होनी स्टार्ट होगी, तो और भी कई सारे एरिया में ये मिलकर काम करें ताकि चाइना को भी टैकल किया जा सके और भी बेटर तरीके से ये चीजों को लेकर चल सके। तो क्वाड के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। आप लोग बोलोगे अभी क्यों पढ़ा रहे हो, इसलिए पढ़ा रहे हो कि यहाँ पर अभी क्वाड के ग्रुप मिले और उनके द्वारा बात की गई रसिया के ऊपर और म्यांमार के ऊपर। देखिए रसिया के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो इंडिया क्या बोलता है, इंडिया ये बोलता है कि रसिया जो है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से यूक्रेन वाला इशू अपना देख सकता है, उसमें हमको इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
इसके ऊपर अभी आप लोग एडिटोरियल लिखते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यही बोली जाती है कि रसिया के बारे में जब यूक्रेन का मुद्दा क्वाड के अंदर उठाया जाएगा तो इंडिया क्या बोलेगा। ठीक है, म्यांमार का इशू जो पड़ोसी है वहां पर भी आप लोग समझ सकते हैं कि 1 फरवरी को वहां पर जो मिलिट्री कू किया गया था और अब तक वहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो यहां पर इंडिया को चेक करने की कोशिश यहां पर इसके चलते की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से यहां पर सारी चीजें, कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। काफी डिटेल में कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये है बेसिकली। आगे बात करते हैं, यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म आप लोगों के लिए हो जाती है। अगर इसके बारे में बात करें तो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है, कई बार आप लोगों की जैसे करंट में जो चीजें आती हैं वो थोड़ी अलग रहती हैं, पर लेकिन उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन समझोगे तो आप लोग कुछ अलग ही न्यूज यहां पर देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर आईआईपी के बारे में आप लोगों से बोला गया। ठीक है, तो यहां पर अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी ग्रोथ के बारे में बात करें तो क्या क्या ग्रोथ चल रही है। ठीक है, तो उसके चलते कई सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों से ये पूछा है कि ये आईआईपी जो है यहाँ पर इसके बारे में कि किस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, कौन यहाँ पर इसको प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जिसको बोलते थे, अब यहाँ पर एनएसओ बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो यहाँ पर इसको प्रस्तुत करता है। मिनिस्ट्री याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पर इसको प्रस्तुत करती है। इसके बेस पर ग्रोथ देखी जाती है डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर में, इकोनॉमी में हमारे देश में कैसी चल रही है। ठीक है, तो ये क्या करता है यहाँ पर, इसमें जो इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ब्रॉड सेक्टर कई सारे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर गुड्स वगैरह हो गए, उसके बारे में बात करते हैं। बेस ईयर जो नापा जाता है इसके द्वारा, तो वो एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। 2011-12 बेस ईयर यूज किए जाते हैं यहाँ पर, जिसके चलते कि कैसे यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि अभी आईआईपी के जो ग्रोथ में 0.4% जो है वो स्लो हो गया है यहाँ पर। तो इसके मतलब आप लोगों को स्ट्रेस देखने को मिलेगा हमारी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर में। तो ये याद रखिएगा, कोर सेक्टर होते हैं 8 हो गया, 8 कोर सेक्टर के नाम आप लोगों को बताने और उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेटेज बताना है यहाँ पर। ठीक है, और 40% के करीब आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर बेसिकली आईआईपी के अंदर उनका वेटेज। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ में बात करें यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है। 4 धाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पैनल बनाया गया था, तो 4 धाम का जो प्रोजेक्ट था उसको लेकर यहाँ पर कि उनको कैसे कनेक्ट करना चाहिए, तो रवि चोपड़ा साहब जो है यहाँ पर उनके द्वारा इससे क्विट कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से देखने को मिल रहा है, तो इसी के बारे में यहाँ पर ये न्यूज निकल कर आ रही है। तो कुछ बातें यहाँ पर अगर 4 धाम के बारे में बात करें तो 2 तरीके 4 धाम देखने को मिलेंगे, जैसे बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये तो छोटे वाले 4 धाम हो जाते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, बाकी अगर देश के अंदर बात करें तो ये आप लोग याद रखना है, बद्रीनाथ हो गया, ठीक है, द्वारिका हो गया, पुरी हो गया, और यहाँ पर रामेश्वरम हो गया। तो 2 तरीके के 4 धाम देश के अंदर आप लोग को देखने को मिलते हैं, तो इनको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। अभी यहाँ के बारे में बात की जा रही है, इनको जो बेसिकली एक रास्ता बनाया जा रहा है कनेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए देखा गया था कि कितना इंपैक्ट यहाँ पर डाल सकता है, तो उसके चलते बातें निकल कर आ रही है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए बेसिकली। आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी न्यूज में आता है तो आप लोग कम से कम आर्टिकल याद रखिएगा। पार्ट 4 में जब आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर में, तो पार्ट 4 के अंदर में आप लोगों को डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलेगी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों के सामने नजर आती है। तो उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 44, मैंने आप लोगों को बोला था इसको याद रखने के लिए, 4 = 4 याद रखना, यानी कि यूनिफॉर्म है दोनों एक दूसरे के साथ में। तो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप लोगों को जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, ये सारी प्रॉपर्टी के इनहेरियंस हो गया, तो ये सारी चीजें जो होनी चाहिए, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ऐसी बातें यहां पर की जाती है इस पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर में। तो उसी को आगे लेकर चलने की बात यहां पर करते हैं कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यह बात आए तो आप लोग यहां पर इसको ढंग से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, उसको यहां पर कि एक तरीके से कुछ लिखने के लिए आ जाए। तो हालांकि ये बातें मैंने आप लोगों को पॉलिटी के अंदर भी डिटेल में कवर करा रखे हैं, पर फिर भी हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो जीएस पेपर 2 में आप लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसके साथ में यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। पर एक बात जरूर याद रखिएगा, जैसे अगर बात करते हैं इसका आर्टिकल 37 है, ठीक है, तो आर्टिकल 37 जो है वो क्या बात बोलते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी के बारे में ये बोलता है कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जुडिशियल है इन नेचर, यानी कि अगर कोई इनको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। पर लेकिन अगर फंडामेंटल राइट की बात करूं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो उसमें आर्टिकल 32 जो है वो आप लोगों को पावर देता है कि अगर कोई उनको फॉलो नहीं करता है तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। है ना आप लोगों के सामने यहाँ पर ये सारी बातें जो मैंने आप लोग कई बार बताई भी है, पता है ना आप लोगों को, जैसे हैबिस कॉर्पस हो गया, मुंडमस हो गया, सरसरेरी हो गया, प्रोविशन हो गया, कोर्वेंटो हो गया, ये रिट्स हैं बेसिकली आर्टिकल 32 में जब आप लोग जाएंगे तो ये आप लोग को प्रोवाइड कराती है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेगा। क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड। देखिए होता क्या है, ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं, कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है
अभी यहाँ पर विल कंटिन्यू करेंगे सपोर्ट करने के लिए रीजनल लीडरशिप में, ये यहाँ पर बेसिकली इंडिया को बोला गया यूएसए के द्वारा। तो देखिए आने वाले टाइम में जैसे चाइना का हरकतें देखने को मिल रही है, ताइवान वाले मुद्दा एक तो हो गया, काफी बड़ा एक माहौल क्रिएट कर रहा है, और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो खतरनाक माहौल क्रिएट कर रहा है वो है आज के डेट में यूक्रेन वाला इशू। तो ये दो इशू ऐसे हो गए जिसके चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो इनके बारे में थोड़ा समझ कर चलना पड़ेगा कि कैसे सिचुएशन को संभालना है, वरना आने वाले टाइम में, अभी मैंने बताया था ना यूक्रेन वाले इशू में क्या चल रहा है, यूक्रेन के आसपास में काफी लार्ज स्केल पर जो फोर्स है वो डिप्लॉय कर दी गई है, और इवन यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, काफी बड़ी बात है अपने आप में, उनके द्वारा ये बोल दिया गया अमेरिकन को कि यूक्रेन को छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्री जो है वो अपने नागरिकों को तब बुलाएगी जब उस कंट्री की खस्ता हालत होने वाली है। तो ऐसे ही कुछ खस्ता हालत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और ये काफी बड़ा कमेंट है यहाँ पर अगर इनके बारे में आप लोग बात करें, ठीक है। तो इसको समझ सकते हैं, तो आने वाले टाइम में कैसे शांति होने वाली है वो चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। आज का जो सुडोकू है ये आप लोग जाकर जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, माइंड थोड़ा स्टेबल रहेगा, और ऐसे जो देता हूं ऐसे उसको निबंध को आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। यहां पर बात करें आयशा के द्वारा काफी अच्छे आंसर यहां पर दिए गए जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, सारे क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं कि यहां पर, ये तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन दिए थे बेसिकली, जैसे कि यहां पर ये हो गया चोरा चोरी इंसिडेंट के बारे में, ठीक है। तो चोरा चोरी इंसिडेंट जो है यहाँ पर ये आप लोगों से पूछा था मैंने, किसका पार्ट था, तो आंसर है बी। डिटेल में मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर ये चोरा चोरी इंसिडेंट के बारे में कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का यहाँ पर पार्ट था बेसिकली 4 फरवरी उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ, महात्मा गांधी जी के द्वारा पूरा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो वापस ले लिया गया। रीजन क्या था, उनको पता था कि अगर अब ये कंटिन्यू रहा तो बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, तो इसके चलते उन्होंने यहाँ पर इसको वापस ले लिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के साथ में इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसके बारे में मैंने बताया था इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा सी, इसके अंदर फॉरेन करेंसी देखने को मिलेगी, गोल्ड स्पेशल ड्रॉइंग राइट, और रिजर्व के बारे में बात की थी, रिजर्व पोजीशन विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। रिजर्व पोजीशन का मतलब क्या होता है, मतलब कल को चलकर अगर देश के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ रहा है तो यहां से एक कोटा रहता है आप लोगों के पास में, उसको यूज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और आईएमएफ काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा अभी, तो आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। बात की थी यहाँ पर वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में, तो कई सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया था, तो सारी बातें थी यहाँ पर। तो अगर याद करोगे यहाँ पर 2 रामसर साइट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, जो भी रिसेंटली ऐड की गई, एक तो थी गुजरात से और दूसरी थी उत्तर प्रदेश से। ये नई रामसर साइट ऐड करने के बाद में हमारे देश में टोटल मिलाकर 49 यहाँ पर रामसर साइट हो चुके हैं, ठीक है। और थीम क्या थी यहाँ पर, ये थीम थी यहाँ पर वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपल एंड द नेचर, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना था, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछ लिया, जैसे गुजरात से आप लोग आते हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश से या फिर आप लोग आते हैं, तो इनके नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन जाए तो फिर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर जो बेसिकली गुजरात के अंदर यहाँ पर इसका नाम है खजड़िया, ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश के नाम है इसका नाम इसके देखने को मिला बखीरा। तो ये नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी यहाँ पर ऐड की गई है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल रहा हूँ बार बार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद आ रहा है रामसर साइट है, ठीक है। तो नई रामसर साइट ऐड की गई है, यहाँ रामसर साइट मतलब लेक वगैरह, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लेक वगैरह सबसे ज्यादा रामसर साइट है कहां पर, यूके में 175 और मैक्सिको में है 142, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड। ये आज की वोकैबुलरी है जो आप लोग इनको जाकर देख सकते हैं, और हाँ कल की भी वोकैबुलरी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करा दी थी। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो मैंने लास्ट में यहाँ पर कल की भी आप लोगों को दी थी, कल की हालांकि डिस्कस नहीं कर पाया था, ठीक है। तो इनको आप लोग जाकर देख लेना, और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने कुछ शेयर की थी, तो ठीक है, SLVpedia नाम से, ओके। तो इनको आप लोग जरूर देख लेना। आज की है एड्रिफ्ट, यानी कि भटकते हुए, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं विदाउट किसी मोटिव के इधर उधर जाना, ठीक है। डिप्लॉयड मतलब तैनात कर देना, कॉन्ग्लोमरेट मतलब एकत्रित होना, ठीक है, इकट्ठे होना। इसी के साथ में प्लॉट मतलब जोतना, खेतों को जोतने वाली बात करते हैं ना, उस तरीके से, तो इस बोल सकते हैं। सॉरिंग मतलब उड़ने वाला, एक तरीके से फ्लाइंग, राइजिंग, ऊपर एयर में चीजें उठना, इस तरीके से बोल सकते हैं, चीजों को ऊपर लेना, कोई चीजें ज्यादा बढ़ जाना काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज का ये डिस्कशन था, जो वीडियो है वो 20 मिनट की, अगर वो ऐड कर देता तो ये वीडियो जो है ये पूरी 1 घंटे से ऊपर की हो जाती, तो इसलिए वो एक अलग वीडियो है। जब तक कोई अलग वीडियो नहीं रहेगी तब तक तो मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, और जब अलग वीडियो हो जाएगी इस टॉपिक की तो फिर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्लिक कर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर उसको वीडियो को मैं ऐड कर दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न आए। तो वो पूरी हिजाब के बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए और फीडबैक जरूर देना। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।